सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन कह रहा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 45 डिग्री। आपको बताना है कि थीटा का मान वह क्या होगा जब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। तो आप लोग जानते होंगे कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तब होगा जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा, क्योंकि 45 डिग्री में जो मान होता है साइन थीटा में वही मान कॉस थीटा में होता है, इसलिए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि 45 डिग्री थीटा का मान होगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि क्या होगा। काफी आसान क्वेश्चन है, कैसे बनेगा अभी आपको ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा जाता है, बस आपको एक सिंपल फॉर्मूला लगा देना है पाई डी। पाई का मान आप जानते हैं कि 22/7 होता है और डी का मान 14 दिया हुआ है। कटा दीजिए कि 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यही सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न है कि बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी क्या होगी। और दूरी का सूत्र आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है ना। तो आप फटाफट मान निकाल दीजिए, कॉपी और कलम ले करके बैठिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो मान होगा ये x1 का मान होगा, ये x2 का मान होता है, ये y1 का मान होता है और ये y2 का मान होता है, ठीक है। चलिए तो निकाल दीजिए फटाफट। कह रहा है कि x2 - x1 यानी कि x2 का मान -1 है, तो -1 में से -5 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस y2 - y1, तो y2 का मान 3 है और y1 का मान 7 है, तो 3 में से 7 को घटेगा तो माइनस का 4 आएगा, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और प्लस -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, यानी कि रूट में हो जाएगा आपका क्या चीज़ 32। रूट में जब आपका 32 हो जाएगा तो 32 को आप बाहर कर दीजिए। जब बाहर कर दीजिएगा तो इसका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या होगा, 4√2 हो जाएगा। इसलिए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा कि 4√2 होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। समझते जाइए सभी प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए ये काफी जो है आसान क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आप लोग काफी गलती कर देंगे इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 के मूल अगर समान होते हैं, तो ऑप्शन कह रहा है कि b² - 4ac, ऑप्शन बी कह रहा है कि a² - 4ac और ऑप्शन सी कह रहा है कि c² - 4ab और ऑप्शन डी कह रहा है कि a² - 4bc। तो देखिए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर की बात करते हैं तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर कि a² - 4ac होगा बराबर 0। अब कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे नहीं सर ऑप्शन ए हुआ, तो देखिए ऑप्शन ए तब होता है जब यहाँ पे a² दिया हुआ रहता है, तब यहाँ पे तो b² है, यानी कि परिवर्तित कर दिया गया है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे कि a² + bx + c = 0, लेकिन यहाँ पे है ax² की जगह bx²। तो bx² है तो b का जो वैल्यू आता था जहाँ पे, वहां पे हम लोग भी चेंज कर देंगे, यानी कि जो हम लोग याद किए थे b² - 4ac = 0, तो वह उसका उत्तर बिल्कुल करेक्ट अब क्या हो जाएगा, a² - 4ac, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। समझ रहे हैं आप। ये देखिए आप पढ़े होंगे, आपको फॉर्मूला भी लिखवाया गया होगा इसके बारे में, तो यहाँ पे a² लिखवाया गया होगा न कि b²। तो यहाँ पे जब बदल दिया गया है a की जगह b, b की जगह a, तो आप भी बदल दीजिए उत्तर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि बिंदु 2,3 की मूल बिंदु की दूरी क्या होगी, यानी कि दूरी मूल बिंदु से जो होगी वह क्या होगी, 2,3 दी गई है। तो इसको कुछ नहीं करना है, बस दोनों को स्क्वायर करके रूट में आपको जोड़ देनी है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो दोनों को जोड़िए क्या हो गया 9 4 13, तो √13 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना आसान क्वेश्चन है, बताते जाइए, कॉपी और कलम लेकर के बैठिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका जो दशमलव प्रसार है वह शांत है। तो देखिए शांत कब होता है, जब उसके हर के गुणनखंड में क्या होता है, 2 और 5 होता है। तो देखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर की हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि 3/8 दिया गया है और इसका दशमलव प्रसार क्या है, अगर हम निकालेंगे हर का 8 का तो केवल 2 आएगा। और हमारा दशमलव प्रसार शांत तभी होता है जब उसके हर के गुणनखंड में या तो 2 आए या तो 5 आए। तो 2 तो आ ही रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आ रहा है। अगर 5 आता तो भी हो जाता, लेकिन इन सभी को निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं आएगा, कोई दूसरा संख्या आ जाएगा। इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर ए नंबर हो जाएगा। बस आपको इतना ही याद करके रखना है कि अगर किसी भिन्न के हर में, यानी कि किसी के दशमलव प्रसार यदि हम ज्ञात करते हैं तो उसका जो हर होता है, अगर उसका हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो अगर उसमें 2 आता है या उसमें 5 आता है तो ही जाकर के वो संख्या क्या होती है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा वो शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है हम सभी का
कि बिंदुओं -2, 3 और 4, 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन काफी आसान है, समझने का आपको जरूरत है। आपको क्या करना होगा, जितने भी बच्चों को बनाने का आता है तो बना करके उत्तर बताते रहिए कमेंट बॉक्स में, सबका कमेंट पढ़ करके लाइक कर दिया जाएगा। चलिए, तो देखिए इसको क्या किया जाता है कि आपको सबसे पहले वाला, माने कि जो पहले वाला बिंदु दिया गया है उसमें से पहला, और जो दूसरे वाला जो दिया गया है उसमें का पहला, यानी कि -2 और +4/2 कर देनी है, ठीक है, कॉमा 3 और प्लस इसके बाद वाला इसमें का 1/2 कर देनी है, बस हो गया। तो -2 और प्लस कितना हो जाएगा 2, तो 2/2 हो जाएगा यानी कि 1। उसके बाद से 3 और 1 4, और 4/2 यानी हो जाएगा 2, यानी कि 1,2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 1,2 कहाँ है, तो ऑप्शन ए में है, तो 1,2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। कैसे करना है, इसको और इसको जोड़ करके 2 से भाग दे देना है, तो आपका पहले का मान आ जाएगा, और फिर 3 को और 1 को जोड़ करके 2 से भाग दे देना, आपका मान आ जाएगा। कैसा भी प्रश्न आपको आता है, मतलब इसी टाइप का दूसरा कोई अंक यहाँ पे दे देता है, तो आपको इस तरह से बना देनी है। चलिए, इसका तो आंसर आप रट नहीं सकते हैं क्योंकि मैथ वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h हो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। काफी आसान क्वेश्चन है, इसको कैसे निकाला जाता है आपको तो पता है, ये फॉर्मूला ही है कि 2πrh होता है एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h हो। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 2πrh। ओके, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सेक 60 डिग्री का मान जो होता है वह कितना होता है। सेक 60 डिग्री का मान, तो आपको पता है कि सेक 60 डिग्री का मान होता है वह 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है, यानी ऑप्शन जो सी नंबर दिया गया आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। और ये जो सेक 60 का हो गया, tan 30 का हो गया, tan 45 का हो गया, sin 30 का, sin 45 का, ये कैसे याद किया जाता है, क्योंकि काफी बच्चे इसमें परेशान रहते हैं, तो इसका भी ट्रिक हम आपको ला करके दे देंगे। ट्रिक के माध्यम से फटाफट निकालना शुरू कर दीजिएगा। एक ट्रिक है उसको बता देंगे, अगर आप कहिएगा तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों का अगर लाइक आता है इस वीडियो पे, और ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, कमेंट करके बताते हैं कि हमें वो वीडियो चाहिए, तो वीडियो हम जरूर ला करके देंगे, ठीक है। इसलिए सब लोग लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको आगे से कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है काफी आसान प्रश्न है, कह रहा है कि सारबंतर डी हो सकता है। जो सारबंतर हम लोग का डी है, सारबंतर कहे तो या पदांतर कहे तो बात एक ही होता है, सारबंतर या पदांतर दोनों एक ही होता है। तो कह रहा है कि सारबंतर डी हो सकता है कब, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से सभी। तो देखिए सारबंतर क्या होता है, धनात्मक भी होता है, क्योंकि डी का मान कभी भी प्लस भी आ सकता है और कभी माइनस भी आ सकता है और कभी जीरो भी हो सकता है, इसलिए इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि 5 + 3√2 जो है वह है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 5 + 3√2 जो है वो आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ होगा, घटाव होगा, या गुना होगा, या फिर भाग होगा, वे सारी की सारी जो होती है वो अपरिमेय होती है। इसमें 5 केवल कह रहा है तो ये एक परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि इसके p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं इसे। और यहाँ पे कह रहा है कि 3√2, तो ये आप लोग जानते हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या में सब चीज क्या है, ऐड है, यानी कि 5 + 3√2 है, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। समझते जाइएगा ना, तो परीक्षा में दिक्कत नहीं होगा। एक बार नहीं होता है तो 2 बार वीडियो को देख लीजिए, पीछे से फिर वीडियो को कीजिए और फिर देखिए, है ना, इस तरह से पढ़िए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या कहने का मतलब क्या होता है कि वैसी संख्या जिसका हम गुणनखंड करें तो 2 से ज्यादा गुणनखंड उसका न निकले, वही संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या चीज, इसका सही उत्तर हो जाएगा 71। 71 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो एक 1 आएगा और एक 71 आएगा, इससे ज्यादा कोई इसका गुणनखंड आएगा नहीं आएगा, इसलिए इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। कहने का मतलब हो गया कि वह परिमेय होना चाहिए, अपरिमेय नहीं है कहने का मतलब परिमेय होना चाहिए। परिमेय कब होगा, जब उसे हम लोग p/q के रूप में लिख देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे √7 है, यह अपरिमेय है, √13 है, ये भी अपरिमेय है, लेकिन √25 दिया गया है, इसे हम लोग आसानी से बाहर कर सकते हैं। 25 को जब बाहर करेंगे रूट से तो 5 आएगा, तो 5 हम लोग का क्या है, परिमेय संख्या है। तो यही ना कह रहा था कि कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय होना चाहिए, ऑप्शन सी। चलिए धड़ाधड़ बनाते जाइएगा, अगर आप हमारा पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हैं ना तो परीक्षा में दिक्कत नहीं होगा। हम समझ रहे हैं कि आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो भी बताएं उसको समझाते जाएं, जिससे कि दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अभी आपको बताया हमने कि शांत कब होता है, जब उसके हर के गुणनखंड में कोई भी भिन्न गया हो, उसके हर के गुणनखंड में क्या हो, केवल 2 और 5 है, जब उसका हम लोग गुणनखंड करें। तो देखिए इसमें से किसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो केवल 2 और 5 आएगा, है ना। फटाफट देखिए, तो ये आएगा ऑप्शन किसका, बी का, ठीक है, 160 दिया गया है इसका, क्योंकि तो इसलिए इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है कि 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। 2 लगातार सम संख्या जैसे हो गया 2 4, इसका मसा निकालेगा तो क्या होगा, 2 निकल के आएगा।
ऐसे ही 4 और 6 ले लेते हैं, इसका भी मसा निकालिएगा तो क्या आएगा, तो इसका भी मसा आप निकालिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। इस प्रकार इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह क्या चीज हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस x माइनस 2 के शून्यकों हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो मान होगा क्या होगा। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का मान याद होनी चाहिए। तो आइए निकालते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो -b का वैल्यू क्या है 1 है, तो हो जाएगा 1/b/a माइनस b/a, तो माइनस b का मान रख दिया a का मान हो जाएगा 1, यानी कि -1/1 क्या हो जाएगा 1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकल के आ गया 1 आ गया। अल्फा प्लस बीटा का जो मान निकला वह 1 आया। अब इसी तरह अल्फा इंटू बीटा, अल्फा भी 2 होता है c/a, तो c का मान -2 है, अब बट्टे की a का मान क्या है 1 है, तो -2/1 का हो जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान 2 आ गया, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करनी है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की मान, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका लघुत्तम समापवर्तक लेनी है, यानी कि अल्फा बीटा का आपको लसा करनी है, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगी, और अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, इसको भी का जोड़ कर दीजिएगा, तो बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा का मान आपको क्या आया था, तो आपका आया था -1, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या था -2, तो -1 और -2 में से माइनस जो है कैंसिल हो गया, यानी 1/2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद an प्लस b हो तो इसका पादांतर क्या होगा। देखिए काफी ऐसे लोग हैं जो इन क्वेश्चन को बनाते समय फंस जाते हैं। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, n का मान जो है पहले आपको मान लेना है, माना कि n बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, आप कहीं पे भी मान सकते हैं, क्योंकि सारबंतर या पदांतर हमको तभी निकलता है जब हमको a2 का वैल्यू पता होती है, क्योंकि a2 में से a1 का मान निकालते हैं। तो a2 का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले an प्लस b में से an के जगह हम लोग 1 रखेंगे, तो a इंटू 1 हो जाएगी प्लस b हो जाएगी, क्योंकि n के बदले हमने क्या रख लिया है 1 रख लिया है, तो a प्लस क्या हो जाएगी b हो जाएगी, क्योंकि a में 1 से गुणा करेंगे तो a प्लस b हो जाएगी, ये आपका a1 का वैल्यू हो गया। ठीक है, संकेत आपको कर दिए। ठीक है, उसके बाद से आपको यहाँ पे 2 रखना होगा, यानी कि a गुने 2 प्लस b, यानी कि 2a प्लस b हो गया, ये आपका क्या हो गया, a2 का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो आपको अब a1 और a2 दोनों का वैल्यू पता हो गया, तो आपको क्या करना है, a2 माइनस a1, यानी कि 2a प्लस b माइनस घटाना है क्या चीज, a प्लस b को, तो देखिए 2a प्लस b और माइनस और प्लस क्या होता है -a, और फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा -b, तो यहाँ पे देखिए -b से -b कट गया, और 2 गो a में से 1 गो a क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 1 गो a, इसलिए इसका d का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका a हो जाएगा, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, कैसे निकलता है आप जान गए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। अगर आप, अगला प्रश्न है कि बिंदु 6, -5 जो है का भुज कौन होगा। तो देखिए भुज की बात करते हैं, जो सबसे पहले होता है वो भुज हो जाता है, यानी कि 6 है, तो 6 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि बिंदु 2, 3 स्थित है, मतलब कि कहाँ पे स्थित है, प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में, तृतीय पाद में या चतुर्थ पाद में, कहाँ पे स्थित है। तो देखिए ये दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला कहाँ स्थित रहता है, प्रथम पाद में, यानी ऑप्शन ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि x बराबर a और y बराबर b समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 4 की हल हो तो a और b का जो क्रमशः मान होगा वह मान क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि x बराबर a और y बराबर b है। ठीक है, बात अच्छी है। तो सबसे पहले हम लोग x और y का वैल्यू रख लेंगे, और जितना x का वैल्यू होगा वह a का वैल्यू हो जाएगा, और जितना y का वैल्यू होगा यानी कि मान आएगा वह b का हो जाएगा। तो आइए देखिए यहाँ पे एक समीकरण दिया गया x माइनस का y, आइए लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4। इन दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 से जब कटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 3 आ गया। जब x बराबर हम लोग को 3 आ गया, यानी कि कह सकते हैं कि a का वैल्यू आपका 3 आ गया, लेकिन y का वैल्यू निकालनी है, तो x माइनस वाई बराबर 2 जब दिया गया है तो x की जगह 3 रख लीजिए, 3 माइनस वाई बराबर 2, तो जब इसको पक्षांतरित कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर 2 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा -1, यानी कि -y बराबर -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1, यानी कि x का जो मान a है, यानी कि a बराबर हो जाएगा आपका 3, तो देखिए 3 कहाँ पे दिया गया, और y बराबर 1, यानी कि b का मान 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो सी नंबर दिया गया आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा 3, 1। ओके, चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है कि समीकरण x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग d का वैल्यू निकालते हैं, तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, वही फॉर्मूला जो आपको शुरू में हमने बताया।
तो बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 4 माइनस 4ac यानी कि 4 गुणे ए का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू सी का वैल्यू क्या है 4। तो देखिए 4 माइनस 4 हमें 1 से गुणिएगा 4 और 4 में 4 की 16 क्या हो जाएगा 16। तो 4 माइनस 16 यानी कि क्या हो जाएगा माइनस का 12। तो यहाँ पे देख रहे हैं माइनस का 12 आ रहा है यानी कि माइनस में आ रहा है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा कि अवास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा अवास्तविक यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है कि बिंदु 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी क्या है। इसको कैसे निकाला जाता है आपको अभी हमने बताया कि इसको फॉर्मूला लगा दीजिए फटाफट। इसका उत्तर बताइए कि x2 - x1 के होल स्क्वायर अब प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। फटाफट निकालिए इसका उत्तर क्या होगा। यानी कि आप निकालिएगा तो क्या चीज 2 - 4 का 2 - 4 का स्क्वायर तो 2 में से 4 की जगह -2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 - 4 की जगह तो -2 बचेगा ना। यहाँ पे 2 - 7 क्या हो जाएगा -2 ही ना होगा है ना। चलिए तो ये हो गया अंडर रूट क्या हो गया -2 का स्क्वायर। अब प्लस क्या हो जाएगा 3 में से -1 तो 3 में से -1 कीजिएगा। ठीक है क्या कीजिएगा -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 3 और 1 4 यानी कि 4 का स्क्वायर 16 तो 16 और 4 कितना होता है 20 होता है यानी कि ये हो जाएगा √20। जब √20 हो जाएगा तो √20 को बाहर कर दीजिए। जब बाहर कीजिएगा तो क्या होगा आपको पता है कि इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2√5। ठीक है यानी ऑप्शन डी हो जाएगा जब 20 को रूट से बाहर कीजिएगा तो। ओके चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 डॉट डॉट 1 है परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या इनमें से कोई नहीं। ये क्या है आपको ये चीज को बतानी है। देखिए यहाँ पे 25 नहीं होगा यहाँ पे 23 होगा मिस टाइप हुआ है। ठीक है 23 नंबर ये प्रश्न है क्योंकि इसके पीछे हमने 22 नंबर प्रश्न किया था तो 22 के पास 23 होगा गलती से टाइप हो गया। चलिए तो आपको पता है कि जब भी किसी संख्या के अंतिम में रेकरिंग आ जाती है डॉट डॉट आ जाता है संख्या के ऊपर रेकरिंग आ जाती है या संख्या के बाद क्या होती है डॉट 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 आ जाता है या उसके ऊपर रूट लग जाता है तो वह संख्या क्या हो जाती है अपरिमेय संख्या हो जाती है यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल क्या होगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न का क्योंकि वो गलती से वो टाइप हो गया है 22 के बाद 25 टाइप हो गया था 22 के बाद 23 होगा या 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न है और इसको आप सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि यदि ABC के शीर्षकों के निर्देशांक 2,4 0,6 तथा 4,-1 हो तो त्रिभुजों के केंद्र के निर्देशांक जो होता है वह क्या होता है। तो देखिए केंद्र के निर्देशांक आपको ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना होगा आपको इस चीज को ध्यान में रखनी है। देखिए सबसे पहले क्या करनी है आपको काफी आसान है। जो पहले वाला सब में दिया है ना सबको जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए। जैसे कि 2 दिया है पहले इस वाले में इसमें 0 दिया है और इसमें क्या दिया है 4 दिया है इसको 3 से भाग कर दीजिए। तो 2 × 4 क्या होता है 6 × 6/3 यानी कि क्या हो जाएगा 2। ठीक है हो गया 2 यानी आप याद कर लीजिए 2 देखिए किस में है 21 में है और 21 में है पहले 2। ठीक है और उसके बाद से क्या किया जाता है जो बाद वाला है सबको जोड़ के फिर 3 से भाग कर दो तो 4 गो और यहाँ पे 6 गो 10 गो और में से 1 को चला जाएगा 3 यानी कि 4 6 10 में से 9 गया 1 गया तो कितना हो जाएगा 9 तो 9/3 क्या हो जाएगा 3 यानी कि 2,3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यानी ऑप्शन बी नंबर इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2,3। कैसे निकल रहा है सबको समझते जाइए। अगला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ये तो सबको जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है कि ax² + bx+ क्या होता है c होता है। ठीक है तो देखिए कहाँ पे है ऑप्शन ख नंबर में है तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख। तो मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है गूगल क्रोम में DLS एजुकेशन जो चैनल का नाम है वो आपको सर्च करना है तो आपके सामने फटाफट ओपन होकर आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल। तो आपको DLS एजुकेशन ऑफिशियल पे क्लिक करना है न कि कहीं और। DLS एजुकेशन ऑफिशियल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है इस प्रकार से जो 3 डॉट जो देखने को यहाँ पे मिलेगा। वैसे तो यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेकिन आपको एक आसान तरीके बता देते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है कि डाउनलोड 10th मॉडल पेपर 2022 के लिए। ठीक है ऑनलाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा देख सकते हैं। तो जो भी चीज चाहिए जैसे कि मॉडल पेपर पे क्लिक करते हैं तो मॉडल पेपर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर ऐड वगैरह आता है तो आपको बंद कर देना है। उसके बाद से देखिए नीचे जाना है तो आपको सबसे सब्जेक्ट पूछेगा कौन सा सब्जेक्ट का आप पढ़ना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले साइंस है साइंस पे क्लिक करके दिखा देते हैं। इस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये आ चुका है मॉडल पेपर और इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आ चुका है और इसका उत्तर जो है भी आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है और सबसे इसमें का जबरदस्त जो है वो आपका ऑनलाइन टेस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो काफी जबरदस्त है ना। तो ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिए और बहुत ही जबरदस्त है ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा बड़ी मजा आएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं और देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन आ चुका है जो भी आपका सही जवाब होगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सही है तो देखिए सही भी आ चुका है गलत होता तो आपको बता देता है फिर आगे जाना है ना। और इसमें एक आवाज भी उत्पन्न होगी आपको बताएगा भी कि आपका सही उत्तर है या फिर गलत उत्तर है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो आपका सही है या फिर गलत है आपको यह आवाज आएगा अमिताभ बच्चन का। तो फटाफट से कीजिए।